यस। मालिक, मॉर्निंग, आफ्टरनून, एवरीवन। You able to see me? एक बार बता दो। आवाज आ रही है बेटा सभी को? इज एवरीथिंग गोइंग ओके? स्क्रीन एंड अदर थिंग आर क्लियर? जल्दी से बता दो। अगर हाँ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, ऑडिबल भी है, विजिबल भी है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों वेलकम जी। तो बेसिक्स पढ़ रहे थे अब तक हम लोगों ने, सेक्शन 1 को ही पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है हम लोग? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्ट के अंदर में क्या क्या होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, 4 वर्ड पढ़ने थे। सबसे पहले हम लोगों ने एक्ट वर्ड को तोड़ना चालू किया। सबसे पहले एक्ट के अंदर में क्या होता है? एक्ट के साथ साथ शेड्यूल भी होता है, अनेक्चर भी होता है, राइट। एक्ट और केस लॉ में अगर कभी झगड़ा हो जाए तो क्या करते हैं? पहले एक्ट जाते हैं, फिर केस लॉ पे जाते हैं, और दोनों जगह अगर कुछ नहीं मिलता तो आप क्या कर लेते हो? कस्टम फॉलो कर लेते हो, ठीक है। इसके बाद में एक्ट और रूल्स में क्या फर्क है? एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। क्लियर है प्रभु? फिर नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होता है? नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, e-gadget.nic.in पे मिल जाएगा, incometaxindia.gov.in पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल टू योर रेलेवेंट अटेम्प्ट। क्लियर है? फिर सर्कुलर हमने देखा था, क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट, इट इज मैंडेटरी ऑन डिपार्टमेंट, नॉट मैंडेटरी ऑन असेसी। कौन इशू करता है? डिपार्टमेंट इशू करता है। कौन इशू करता है मालिक? डिपार्टमेंट इशू करता है। और डिपार्टमेंट में इसकी क्या वैलिडिटी है? अगर असेसी के लिए बेनिफिशियल होगा तो डेफिनेटली असेसी से फॉलो करेगा, अदरवाइज असेसी से फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? फिर हम लोगों ने बात कर दी उसकी, किसकी? उसकी 1961 का लॉ हम 2021-22 में पढ़ रहे हैं। क्या मतलब है, क्या लॉजिक है भाई साहब इस चीज का? इस चीज का लॉजिक ये है कि आते हैं अमेंडमेंट, एक्ट तो वही है, आते हैं अमेंडमेंट। सो सर अमेंडमेंट, एवरीबॉडी मुझे जल्दी से बताइए, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बताइए, अमेंडमेंट्स क्या? जो बजट आता है, ये बजट कौन से एक्ट के हिसाब से आता है? बजट फाइनेंस एक्ट के हिसाब से आता है। से यस, बजट फाइनेंस एक्ट के हिसाब से आता है। से यस। एनीवन? बोलो भाई। मैं तो कहता हूं कि ठीक है, बजट फाइनेंस एक्ट के हिसाब से आता है। नहीं, यहां पे कुछ हमारे समझदार बच्चे बैठे हुए, कुछ मेरे प्यारे दोस्त बैठे हुए, कहते हैं सर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से इसका तो जो फाइनेंस पोर्शन आता है वो फाइनेंस एक्ट में आ जाता है। इसमें डीटी के अमेंडमेंट और जीएसटी के अमेंडमेंट होते हैं। डीटी के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जीएसटी के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई कर जाते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। से यस। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, इनकम का डेफिनेशन पढ़ना हमने शुरू किया था। क्या तुम्हें याद है? इनकम का डेफिनेशन हमने पढ़ना शुरू किया था। इनकम रेगुलर या इरेगुलर कुछ भी हो सकती है, लीगल या इलीगल कुछ भी हो सकती है। जब भी इनकम होगी तो इनकम मींस रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती, हर रिसीट इनकम नहीं होती। क्या तुम्हें याद है? हर रिसीट इनकम नहीं होती। तो रिसीट को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक है कैपिटल रिसीट, दूसरा है रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट 4 प्रकार के होते हैं, लोन, लायबिलिटी, कैपिटल, पर्सनल इफेक्ट्स। यस, अगर इनसे आपको पैसा आ रहा है तो पैसा जरूर आपको मिला है, लेकिन यह आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी प्रभु, यह आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो भी रिसीट होती है उन रिसीट्स को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अनलेस डिडक्शन और एग्जम्पशन इज अवेलेबल, अनलेस डिडक्शन और एग्जम्पशन इज अवेलेबल। क्लियर है प्रभु?
चलो जी, फिर हमने बात करी थी इनकम डिफाइंड है 224 के अंदर में। हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे और ये धुंध हटा दी थी कि भैया क्या इनकम है क्या इनकम नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। फिर हम आगे बढ़े थे भाई साहब, सेक्शन 1 पढ़ा था। सेक्शन 1 क्या कहता है? द एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया और इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/1962। फिर हम निकले इंडिया का मतलब क्या होता है, क्या इंडिया किसी पे डिफाइंड है, कहीं पे डिफाइंड है? तो हमने कहा हाँ भैया इंडिया डिफाइंड है। तो इंडिया के डेफिनेशन को जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला इंडिया में सिर्फ लैंडमास इंक्लूड नहीं होता, वाटरवेज इंक्लूड होता है, एयर स्पेस अबव सी बेस इंक्लूड होता है, अप टू डैश नॉटिकल माइल्स। बोलो भैया, अप टू डैश नॉटिकल माइल्स। तो मैं कहता हूं डैश नॉटिकल माइल्स मतलब हाँ 10 नॉटिकल माइल्स, बराबर, हाँ 10 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स। तो यहां पे एक प्रतीक्षा है जो कह रही है सर 12 नॉटिकल माइल्स तक के इंडिया है। अच्छा जी, ओके। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं यहां पे अमित दे रहे हैं, सुहन दे रहे हैं भैया 200 नॉटिकल माइल। नालायक लड़की, 12 नॉटिकल माइल्स तक के सिर्फ टेरिटोरियल वाटर होता है। इनकम टैक्स पर्पस के लिए इनकम इंडिया 200 नॉटिकल माइल्स तक के क्या होता है बेटा? एक्सटेंड होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। याद आया कुछ? बहुत शानदार बेटा। वापस इधर आओ। हमने इंडिया का डेफिनेशन खत्म कर दिया था। सेक्शन 1 की तरफ जाते हैं। पेज नंबर 4 पे आपको सेक्शन 1 दिखेगा। द एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन इनकम टैक्स इज 23। ये 23 इनकम टैक्स के हिसाब से है, बट डोंट वरी, आपको 23 नहीं है, ये इनकम टैक्स में 23 चैप्टर्स है, 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। 14 शेड्यूल है हमारे पास में। ये इन टोटल क्लासिफिकेशन है। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। इसमें सिर्फ 298 वाला आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है मालिक, यहां से आगे बढ़ते हैं। कल जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो हमें 2 वर्ड मिले, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में हमने 2 वर्ड मिले। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि आप में से कोई ना कोई मेरे से सवाल पूछेगा, पर आपने सवाल नहीं पूछा। यहां पे देखो वर्ड क्या लिखा है, रेवेन्यू रिसीट आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस डिडक्शन और एग्जम्पशन इज अवेलेबल। पर क्या आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन का मतलब समझता है? आपको तो पता है मैं तो एवरेज बच्चा हूं, मेरे को तो 0 से पढ़ना होता है। भाई डिडक्शन क्या होता है, एग्जम्पशन क्या होता है? अभी तो मैं कौला बच्चा हूं सर, मेरे को तो 0 से पढ़ने की इच्छा है। तो करें शुरुआत। आज ये सवाल आपने मेरे से पूछना चाहिए था बेटा, सर डिडक्शन क्या होता है, एग्जम्पशन क्या होता है? ये सवाल आपने जरूर पूछना चाहिए, पर आपने नहीं भी पूछा तो आपकी पहली और आखिरी गलती समझ के मैं हटा देता हूं और मैं आपको बताता हूं क्या डिडक्शन, एग्जम्पशन, डिडक्शन और एग्जम्पशन। अब ये डिडक्शन मतलब क्या होता है और एग्जम्पशन मतलब क्या होता है? बेटा एग्जम्पशन समझते हैं पहले। देखिए इनकम बहुत सारी है रेवेन्यू रिसीट, लेकिन गवर्नमेंट को कई इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लेना होता। क्यों नहीं लेना होता? मे बी उस सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं, मे बी उस एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से इन चीजों के ऊपर इनकम के टैक्स नहीं लगाए जाते। तो ऐसी इनकम जिनके हमारे पास रिसीट तो है, वो रेवेन्यू रिसीट तो है, लेकिन उन इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता, ऐसी इनकम को हम कहते हैं एग्जम्प्ट इनकम। अब सर 1-2 ही इनकम है या बहुत सारी है? भैया बहुत सारी इनकम है जो एग्जम्प्ट है। एक पूरा चैप्टर है आपको एग्जम्पशन करके, तो ऐसी इनकम जो एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर में आती है, उन सारी की सारी इनकम को एक सेक्शन में लिखा है सेक्शन 10, और उसके बहुत सारे सबसेक्शन है। सेक्शन 10 सबसेक्शंस में आपको सारी इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो क्या हम उसे टोटल इनकम में काउंट करते हैं क्या? हमारी टोटल इनकम में काउंट करते हैं क्या? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, अकाउंटिंग इज अ वेरी फनी लैंग्वेज।
उसको जो मिला वो सब इनकम मान लेता। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जिस इनकम पे हम इनकम टैक्स नहीं लगाने वाले, क्या हमें उसे अपनी टोटल इनकम में काउंट करना चाहिए? जवाब मुझे आपसे चाहिए। आपका कॉमन सेंस लगाइए, कानून हम लगा देंगे। आप आपका कॉमन सेंस लगाओ, जल्दी से कमेंट करते जाओ। सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं, पर मेरा रवि भाई कह रहा है यस, और मेरे भाई ने कहा है तो मतलब कुछ तो सही होगा। रवि कह रहा है यस सर, हमें तो करना चाहिए। बेटा हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां आप बोलते हो इनकम, उस इनकम के ऊपर टैक्स आ जाएगा। तो अगर जो इनकम के ऊपर हमें टैक्स ही नहीं लेना, उसे हम अपने टोटल इनकम में काउंट क्यों करें? रवि मेरे भाई, बात समझ आ रही है तुम्हें? सो जो इनकम एग्जम्प्ट है उसे हम टोटल इनकम में काउंट नहीं करते। सो चेक कीजिएगा, एग्जम्पशन, एन इनकम अपॉन विच no income tax is payable, it is 100% exempt. If income is exempt, it is not counted in total income for tax purpose. लिखो भाई। डन। अब आते हैं डिडक्शन के ऊपर। डिडक्शन मतलब क्या होता है बेटा? डिडक्शन का मतलब इनकम टैक्सेबल तो है, लेकिन अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, तो आपको उसमें से कुछ इनकम माफ कर दी जाती है जिस पे सरकार टैक्स नहीं लेती। अब सरकार ऐसा करती क्यों है? एक्टिविटी और सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। आपके घर में आपने देखा होगा, आपके पापा ने आपके परिवार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी ले रखी होगी, बराबर है? क्यों ले रखी होगी? सर परिवार की सेफ्टी, नो डाउट, बात सही है, लेकिन इसके अलावा आपके पापा ने एक और चीज करी है, वो है इनकम टैक्स में डिडक्शन के लिए। इनकम टैक्स का सेक्शन 80C नाम का एक सेक्शन होता है जो कहता है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हम डिडक्शन देंगे। अब सरकार को इससे क्या फायदा हुआ जरा समझिएगा। सरकार को फायदा यह हुआ कि एक आदमी का एक्सपेंसेस दूसरे सेक्टर के लिए रेवेन्यू बन गया, मतलब एक व्यक्ति की लाइफ सेफ हो गई, उसके लोगों की लाइफ सेफ हो गई, प्रोटेक्शन हो गया, यही दूसरों के लिए रोजगार और इनकम बन गया, दैट इज LIC, बराबर है? हाँ, सरकार का क्या नुकसान हुआ है इसके अंदर में? सरकार का नुकसान यह हुआ है कि भैया असेसी को अगर उसने डिडक्शन दे दिया तो असेसी की इनकम कम हो गई, तो सरकार को इनकम टैक्स उतना कम मिल गया। लेकिन सरकार का ऑब्जेक्टिव सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। सरकार का कभी भी ऑब्जेक्टिव टैक्स कलेक्शन नहीं होता, उसको यह ध्यान में रखना होता है कि टैक्स कलेक्शन के साथ साथ हम अपनी ग्रोथ किस तरीके से बढ़ाएं। चलो, सरकार का एक तरह से देखा जाए तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? वो इसलिए बेटा कि चलो इसकी इनकम कम हो गई, लेकिन दूसरे LIC ने तो अपनी इनकम कमा ली, वो LIC से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। मतलब सरकार एट बोथ द एंड विन विन सिचुएशन पे है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है, मतलब इकोनॉमी वर्क कर रही है। एट द सेम टाइम सरकार को इधर से नहीं तो इधर से तो पैसा खाने को मिला ही, टैक्स कलेक्ट करने को मिला ही। सो दैट इज वेयर ऑल पीपल विन। समझ में आई बात? या फिर सब लोग जीत जाते हैं। सो डिडक्शन, इनकम इज टैक्सेबल बट if assessee
satisfy the given condition, deduction would be available. सर तो क्या डिडक्शन भी 100% मिलता है? नॉट इन ऑल केसेस, इट इज पार्शियल एग्जम्पशन. इट इज पार्शियल एग्जम्पशन. जब कोई इनकम एग्जम्प्ट होती है तो वो 100% एग्जम्प्ट होती है, लेकिन जब डिडक्शन की बात आती है तो उसमें से पार्शियल एग्जम्पशन होता है. क्या एग्जम्पशन होता है? पार्शियल एग्जम्पशन होता है. पूरा नहीं, थोड़ा या कुछ या एक अमाउंट फिक्स या एक परसेंटेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन गिवन. डिडक्शन इज अवेलेबल हेडवाइज एंड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम. डिडक्शंस दो तरीके से मिलते हैं. एक हेडवाइज भी डिडक्शन मिलता है, दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम से भी डिडक्शन मिलता है. भाई और बहनों, हेडवाइज भी डिडक्शन मिलता है और ग्रॉस टोटल इनकम से भी डिडक्शन मिलता है. अब आप ये पूछेंगे हेडवाइज क्या होता है? देखिए, इस पूरे कंसेप्ट में 3 वर्ड है जो मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे. एक, ये हेड क्या होते हैं, हेड मतलब क्या होता है. दूसरा, यहां मैंने टोटल इनकम का वर्ड यूज किया लेकिन यहां मैंने ग्रॉस टोटल इनकम का वर्ड यूज किया. क्या ये सेम है या अलग है? आपको तो पता है, अपन एवरेज बच्चे और तोड़ेंगे और डीप में जाएंगे कि इसका मतलब क्या है. अपन तो पहली बार पढ़ रहे हैं भाई साहब. यस और नो? सो डिडक्शन जो होते हैं ये हेड वाइज मिलते हैं. अब हेड क्या होता है? हमने तो कभी अकाउंटिंग पढ़ते वक्त इनकम के हेड नहीं देखे. हमको तो बस इतना पता है कि रावण के 10 सर है, इनकम के भी 10 सर है या 5 सर है या कितने सर हैं, ये समझना पड़ेगा ना. जी हाँ, अकाउंट्स में हम कभी क्लासिफिकेशन नहीं करते कि इनकम के हेड कितने हैं. बट मेरे भाई मेरे दोस्त, इनकम टैक्स के अंदर में हम क्लासिफाई करते हैं कि इनकम 5 हेड में क्लासिफाई होनी चाहिए. अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल जनरेट हो जाना चाहिए, और वो छोटा सा सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं. अरे पूछो, हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि देखो, अकाउंट्स में तो आपको याद है अपने जय बाबू बताएंगे. यस, अपने जय बाबू बताएंगे. अकाउंट्स में क्या होता है? ऑल इनकम आर क्रेडिटेड. बस इतना बोल करके अकाउंट शांत हो जाता. वो इनकम है नहीं है, कैसे आई है, कैसे आई है, अकाउंट को उससे कोई लेन देन नहीं. इफ इट्स एन इनकम, इनकम विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. ठीक है, लेकिन कहां से आई है, कहां को जाएगी, किस तरह से आई है, कैसे आई है, मेन सोर्स से आई है, नॉट मेन सोर्स से आई है, ये बातें तो पता करनी पड़ेगी ना. तो मन में आपके सवाल उठना चाहिए. और बेटा, किसी ने भी ऐसा कुछ ये निकाल करके जय सर को भेजा ना कि सर जय सर आपकी मस्ती उड़ा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, माता रानी माफ नहीं करेगी. यस सर. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम इनकम के 5 हेड में क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं. पहले तो मैं ये समझाता हूं कि आपको हेड्स कितने होते हैं. 2-3 लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखना. 2 लाइन जानबूझ के छुड़वा रहा हूं. हेड ऑफ इनकम हम अकाउंट्स में क्लासिफाई नहीं करते, लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 14, कुठला सेक्शन 14 कहता है कि आप अपने इनकम को 5 हेड में क्लासिफाई करेंगे. इनकम टैक्स बोलता है सिचुएशन 1, या तो आप किसी के यहां नौकरी कर रहे हैं. मेजर 2 चीजें समझिए. या तो आप किसी के यहां नौकरी कर रहे हैं, मतलब आपको जनरेट होगी इनकम फ्रॉम सैलरी. एक, भारत के मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको आने वाली इनकम इस हेड में जाती है, डायरेक्ट सैलरी इनकम. कई सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बना के रखी है और उस प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं और किराए का इनकम आता है. सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर? तीसरा सिचुएशन, अब जो लोग काम नहीं करते वो खुद का काम करते हैं. बात बड़ी डीप है समझना. जो दूसरों के लिए काम नहीं करते वो खुद के लिए काम करते हैं, मतलब उनका होगा बिजनेस या प्रोफेशन. बराबर?
सो उनके लिए हेड बनता है बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, डॉक्टर, एक्टर, सीए, सीएस, सीएमए सब अपनी इनकम को यहां दिखाते हैं। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी और असेट्स बेचते हैं, बेच के फायदा कमाते हैं, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। एंड लास्ट, इसके अलावा कई लोग अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और इन्वेस्टमेंट से आती है इनकम, जैसे इंटरेस्ट इनकम आता है, इंटरेस्ट इनकम आता है, डिविडेंड इनकम आता है, गिफ्ट रिसीव्ड होता है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है, ऐसे कई अदर अन्य इनकम, कैजुअल इनकम, लॉटरी लग गई, घोड़े से पैसा कमाया, बैटिंग से पैसा कमाया, जो आपकी मेन एक्टिविटी नहीं है या इन चार में नहीं आती, इसे हम कहते हैं अफसोस, सॉरी IFOS, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बात ध्यान से सुनना बेटा। तो जल्दी से एवरीबॉडी, सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं? कम ऑन, जल्दी से जवाब दीजिए, सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हुए फिर? एवरीवन, सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हुए फिर? चलो जल्दी जल्दी जवाब दो, सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हुए? और यहां पे बिल्कुल गलत जवाब देते हुए विक्रांत, प्रतीक्षा, लोकेश, राहुल, रवि बिल्कुल गलत जवाब देते हुए 5, जिनिल, शुभ, सोहन सब बिल्कुल गलत जवाब देते हुए। इधर भी कोई जवाब दे दो। एवरीवन, सर 4 हुए फिर? अच्छा, आपने मेरा सवाल ढंग से नहीं सुना बेटा, मेरे सवाल को अब ढंग से सुनना। सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं? आपका जवाब आना चाहिए था अनलिमिटेड। बेटा सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड है, पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है, ऐसे कमाया जा सकता है कि वैसे कमाया जा सकता है, पैसा किसी भी सोर्स से कमाया जा सकता है, उसको क्लासिफाई हमें 5 ही हेड में करना पड़ेगा। हेड्स ऑफ इनकम 5 है, सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड। आज जाना अपने दोस्तों की मस्ती करना, उनसे कहना बेटा सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं बता बता, वो नहीं बता पाएगा, वो बोलेगा 5, उसको ना झंडू बाम। सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड है, पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है, अच्छे काम करके या बुरे काम करके पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है। सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड, दीज आर क्लासिफाइड इन 5 हेड्स, दैट टू फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। हम अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं करते, अकाउंट्स में बस ऐसे ही कहते हैं ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, बस खत्म। इनकम टैक्स में हमें 5 अलग अलग जगह डालना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल था 5 अलग अलग क्यों? क्योंकि सेक्शन 14 कहता है, क्योंकि इनका कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म अलग है, इस इनकम को इनकम टैक्स पर्पस के लिए निकालने का मैकेनिज्म ही अलग है। अच्छा जी, इसी बीच हमारे पास एक दोस्त है हमारे, जो चाहते हैं शायद मैं इनका नाम लूं। क्या नाम है भैया इनका? एंटाइसिंग माइंड ऑफ गेमिंग। ये जब से मेरे से पूछना चाह रहे हैं सर मेरे पास कार कौन सी है, मेरे पास गाड़ी कौन सी है। अभी यार मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये बातें मैं मेरी सिर्फ गर्लफ्रेंड को बताता हूं और आप मेरी गर्लफ्रेंड हो नहीं। दूसरी बात, आपको ये सारी बातें जाननी है, मेरा नंबर अवेलेबल है, मैं आपको सब अच्छे से बताने की मूड में हूं। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज बेटा डिस्टर्ब मत करो। आई थिंक आप इतना तो सेंस रखते ही होंगे, और मेरे पास क्या है इससे आपको सही में कोई लेन देन नहीं होना चाहिए ना बच्चे, है ना। आई लव यू टू मेरे भाई, मेरे को अलग से मैसेज कर, मैं तेरे को सब बताएगा। सर चोरी का पैसा कौन से हेड में जाएगा? पहला सवाल यह आता है कि तुम उसे दिखाओगे क्या, और अगर दिखाओगे तो या तो तुम्हारा ये रोज का काम है, सपोज ये तेरा रोज का काम है मेरे भाई यश चोरी करना, तो तू इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में दिखा, नहीं तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा देना। यस चलो, ये 5 हेड
अब हेड्स ऑफ इनकम तो समझ में आ गया। तो अगली बार जब भी कोई पूछे सोर्सेज ऑफ इनकम कितनी होनी चाहिए, आपका जवाब आना चाहिए अनलिमिटेड। हेड्स कितने हैं, आपका जवाब आना चाहिए 5। अब यहां और दो वर्ड मिले हमें, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। अब सवाल उठता है, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम क्या होता है? आपके हिसाब से दोनों एक होता है, अलग अलग होता है? आपके हिसाब से दोनों एक होता है, अलग अलग होता है? जल्दी से बताओ। चलिए, बच्चों के कुछ सवाल है वो क्लियर कर दूं। सर, ट्रेडिंग से आने वाला इनकम कहां जाता है? अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो अगेन ये डिपेंड करता है, रेगुलर एक्टिविटी है तो पीजीबीपी, नॉन रेगुलर एक्टिविटी है तो अदर सोर्सेस। यस, दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। इधर आइए, जब हम 5 हेड की इनकम को जोड़ लें, टोटल ऑफ अबव आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों हेड की इनकम को मिला लो, इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ मिक्स कर दो, तो जो बन जाएगी ये बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। तो इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स, इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स, पांचों हेड की इनकम मिला लो, पांचों हेड की इनकम मिला लो, इसको क्लबिंग सेट ऑफ मिक्स कर दो, आपकी बन जाएगी भैया क्या? ग्रॉस टोटल इनकम। सो पांचों हेड की इनकम को मिक्स कर दीजिए, इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ का तड़का डालिए। सर, ये क्लबिंग और सेट ऑफ क्या होता है? समय आने पे आपको बता दूंगा। क्लबिंग और सेट ऑफ का तड़का लगाइए, जो आउटपुट बाहर आया इसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से? ग्रॉस टोटल इनकम। कुछ बच्चों के यहां पे सवाल है, मैं वो क्लियर करना चाहूंगा। पहला सवाल जो बच्चे का आया है वो ये है कि सर, गिफ्ट से आने वाली इनकम कौन से हेड में जाती है? बेटा, अदर सोर्सेस। दूसरा सवाल आया है सर, दूसरा सवाल आया है एग्रीकल्चर इनकम का क्या होता है? बेटा, एग्जम्प्ट होता है। सी, अंडरस्टैंड, तुम जैसे ही आगे बढ़ोगे ना, ये वैसे सारी चीजें क्लियर होते जाएगी। आज सिर्फ कंसेप्ट का मीनिंग समझो। तुम अगर मेरे से ये पूछोगे कि सर ये इनकम कहां आती है, ये इनकम कहां आती है, देर आर अनलिमिटेड क्राइटेरिया मेरे भाई, देर आर अनलिमिटेड क्राइटेरिया, राइट? और कौन सी इनकम कहां टैक्सेबल होती है, ये हेड में ही लिखा है। सो यू डोंट नीड टू आस्क इट राइट नाउ, दिस क्वेश्चन शुड बी पेंडिंग। ये जैसे आप हेड क्लियर करोगे वैसे आपको पता चल जाएगा। यस सर, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? पेशेंस रखो, मैंने कहा लेक्चर में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आगे का शब्द है, वो अभी से आपको बताऊंगा, आपको समझेगा नहीं। सो पेशेंस रखिए, सिर्फ वर्ड पढ़ते जाइए। इतना तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो छोड़ दूंगा। सो बिंदास रहिए उस बारे में, आपको सारी बातें सब सही समय पे आएगी। तो 5 हेड की इनकम मिलाइए, इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ का तड़का लगाइए, ये बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करिए, दैट इज जीटीआई। जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करिए अंडर चैप्टर 6A, तो ये बन जाएगी आपकी टोटल इनकम, ये बन जाएगी आपकी टोटल इनकम। इज दैट डन? सो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा बेटा, डिडक्शन 2 जगह से मिलते हैं। जब आप इंडिविजुअल हेडवाइज इनकम निकालते रहोगे, सैलरी का इनकम निकालोगे, पीजीबीपी, एचपी, कैपिटल गेन, इसमें से कुछ डिडक्शन मिलेंगे। और जब आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से और कुछ डिडक्शन मिलेंगे। सो डिडक्शन 2 जगह पे मिलते हैं, एक हेडवाइज तो डिडक्शन मिलता ही मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम से भी डिडक्शन मिलता है। तो जब ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन माइनस करोगे, आपका बन जाएगा टोटल इनकम। अब मैं मेरे सारे बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बच्चे मेरे को बताना,
जीटीआई और टोटल इनकम। आपको क्या लगता है हम टैक्स किस पे करते होंगे? ग्रॉस टोटल इनकम पे करते होंगे या टोटल इनकम पे करते होंगे? हम जो पे करते होंगे वो किस पे करते होंगे? ग्रॉस टोटल इनकम पे करते होंगे या टोटल इनकम पे करते होंगे? एंड बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहां पे आपका, बिल्कुल सर, हम टोटल इनकम पे अपना टैक्स पे करते हैं। वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम। यस, चलिए वापस से पूरे चीजों को देखिए। कंसेप्ट कहां से निकला था? कल जब हम इनकम का डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहां से हमें पता चला कि भैया इनकम कोई चीज होती है। अब इनकम में हमें और दो वर्ड मिले, इनकम में हमें और दो वर्ड मिले, डिडक्शन और एग्जम्पशन। तो हम ढूंढने निकल गए डिडक्शन और एग्जम्पशन क्या होता है। एग्जम्पशन मतलब ऐसी इनकम जो एग्जम्प्ट है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, और जिस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता हम इनकम कैलकुलेट करते वक्त उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि हम टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हम हमारी टैक्सेबल इनकम में इसको काउंट नहीं करते। सर ऐसी इनकम जो एग्जम्प्ट है वो कहां लिखी है? वापस इधर आइए। ऑल इनकम विच आर एग्जम्प्ट are covered in section 10 and section 54। सेक्शन 10 एक बहुत बड़ी लिस्ट कवर करता है जिनकी इनकम एग्जम्प्ट है। 54 कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। यहां पे चैप्टर 6A इतना लिख दीजिए। डन है प्रभु? चलो क्लियर। फिर यहां से हमें तीन नए और शब्द मिल गए। हेड मतलब क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या होता है, टोटल इनकम मतलब क्या होता है। तो हमने देखा सोर्सेज ऑफ इनकम तो अनलिमिटेड है, लेकिन इनकम टैक्स में हम इनकम को 5 ही हेड में डालते हैं। या तो हम नौकरी कर रहे होंगे, नौकरी करके इनकम आई तो सैलरी, या तो हमने हमारा घर किराए पे चढ़ाया होगा, प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई होगी, गोडाउन दुकान किराए पे चढ़ाई होगी, वहां से रेंट आया तो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। अगर हमारा बिजनेस है या हम प्रोफेशनल है तो हमारा इनकम पीजीबीपी में जाता है। अगर हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वहां से आने वाला इनकम जो होता है वो कैपिटल गेन में जाता है। और अगर कोई चीज ये चारों में नहीं जा रही तो वो अदर सोर्सेज में डाल दी जाती है, जैसे डिविडेंड इनकम हो गया, गिफ्ट हो गया, कैजुअल इनकम हो गया, लॉटरी से आने वाले इनकम हो गए, वो सब फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाते हैं। पांचों हेड की इनकम को जब आप मिला लेंगे, इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ के एडजस्टमेंट कर देंगे। मैंने क्लबिंग और सेट ऑफ एक्सप्लेन नहीं किया, आगे एक्सप्लेन करूंगा। क्लबिंग और सेट ऑफ के एडजस्टमेंट कर देंगे तो आ जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। जब ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A के डिडक्शन माइनस करोगे तो आएगा आपका टोटल इनकम। और हम जो टैक्स पे करते हैं वो टोटल इनकम पे करते हैं। हम जो टैक्स पे करते हैं वो टोटल इनकम पे करते हैं। बात आई ध्यान में कि दुकान में? यस। पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में पीजीबीपी कहा जाता है। इसे सैलरी ही कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में एचपी कहा जाता है। सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैप गेन्स और आईएफओएस, इस तरह से इसे रिपीट किया जाता है। सर चैप्टर 6 से क्या है बेटा? यश आज बेटा तेरा ध्यान नहीं है, कल रक्षाबंधन है इसलिए मैंने 3 बार एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 6A में डिडक्शन लिखे हैं, डिडक्शन लिखे हैं बेटा चैप्टर 6A में। डन। चलो बच्चे अब बढ़ते हैं आगे, इधर आइए।
इधर चलो बेटा, पेज नंबर 7 पे दिखेगा आपको डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ असेसी। डिडक्शन इज अलाउड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस। आप कुछ कंडीशंस फुलफिल कर दें तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। प्रिस्क्राइब इन वेरियस सेक्शंस ऑफ चैप्टर 6A। चैप्टर 6A एक चैप्टर है जिसके अंदर में सारे डिडक्शंस कवर किए गए हैं। यस, चैप्टर 6A प्रोवाइड्स वेरियस डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो जितने भी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। द मोमेंट मैंने कंसेप्ट एंड किया आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप बीच में सवाल पूछोगे तो इसमें आपका नुकसान है। यस, आ जाओ एग्जम्पशन। एवरी इनकम ऑफ द असेसी चार्ज टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। बाकी हर इनकम टैक्सेबल होती है, सिर्फ एग्जम्प्टेड वाली छोड़ करके। सेक्शन 10 प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इनकम विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पस। सेक्शन 10 वो वाली इनकम कवर करता है जो टोटल इनकम की पार्ट होती है, जो टोटल इनकम में कवर नहीं होती। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी वो आपकी इनकम हो, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कवर नहीं करते क्योंकि हम उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करते। तो जब आप अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करते रहोगे फॉर टैक्स पर्पस तो आप उसको काउंट नहीं करोगे। यस, चलिए जी, उसी के ऊपर देखिए ग्रॉस टोटल इनकम लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 14 U/S। सिंपली हम इसे कहते हैं अंडर सेक्शन। अंडर सेक्शन 14 इनकम ऑफ अ पर्सन इज कंप्यूटेड अंडर फॉलोइंग 5 हेड्स: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ऐसे 5 हेड में आप अपनी इनकम को क्या करते हो बच्चे, क्लासिफाई करते हो। यस, आइए पेज नंबर 1.8 टोटल इनकम। क्या टोटल इनकम कहीं डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 आपको टोटल इनकम की बात करता है। ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप चैप्टर 6A के डिडक्शन माइनस कर दोगे तो टोटल इनकम मिल जाएगी। सो टोटल इनकम मींस टोटल अमाउंट ऑफ इनकम referred to in section 5 computed in a manner laid down in the act. Total income is the income after reducing the deduction under chapter 6A from the gross total income. This income is called as taxable income. This income is also called as taxable income on which tax is imposed. So total income को आप taxable income भी कह सकते हो। सर इनमें से अब तक आपने जितनी डेफिनेशन पढ़ाई है क्या हमें कुछ याद रखनी है? आंसर इज नो। जो चीज को याद रखना है मैं वो आपको खुला बोल दूंगा, तब तक के आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड करते जाओ बस, हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते जाओ, एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करते जाओ। क्लियर है? चलिए, सो वी हैव डन विथ दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, दिस एंड दिस। इसको भी हमने डन कर दिया। डन। अब यहां कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए विच इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स। कृपया मेरे से ये सवाल ना पूछे जो यहाँ पे पूछ रहे हैं सर आपने शीर्षाह देखी क्या। बेटा जब मैं पढ़ाई करवाता हूँ तो मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, मैं बाकी ये चीज़ें नहीं करता हूँ। तो जल्दी से बताइए एनी डाउट रिलेटेड टू दिस अभी तक जितना पढ़ा है? नो? डन। तो बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको सेक्शन 1 पढ़ाया, अब मैं आपको सेक्शन 4 पे लेके जा रहा हूं। यस, सेक्शन 1 पढ़ा दिया, अब मैं सेक्शन 1 से 4 पे लेके जा रहा हूं। अब आप ये पूछेंगे कि सर आज तक हमने जितने टीचर पढ़े हैं तब 1 पढ़ाते हैं, 2 पढ़ाते हैं, 3 पढ़ाते हैं, 4 पढ़ाते हैं, आप एक से सीधा 4 पे लेके जा रहे हो। बेटा हम उनमें से जो आपको लिंकिंग से पढ़ाते हैं, नंबरिंग से नहीं, लिंकिंग से पढ़ेंगे। तब तक के यहाँ पे कुछ बच्चों ने सवाल भेजा है, सर आप मस्त पढ़ा रहे हो, थैंक यू सर। सिलेक्शन 54 भी कहा आपने? हाँ बेटा कहा है, एग्जामिशन में आगे बताएंगे, फिलहाल तो नहीं। चलो डन, आ जाओ। गिव द नेक्स्ट हेडिंग सेक्शन 4। गिव द नेक्स्ट हेडिंग सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 क्या है?
सेक्शन 4 इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। वापस से बोलो क्या? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अगर इस सेक्शन की कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप इनकम को टैक्स कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, यानी ये चार्जिंग सेक्शन है पूरे इनकम टैक्स का। अच्छा जी सर, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिखना। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन, इनकम टैक्स इज पेएबल। पेज के लिए रोना मत, पहले बता रहा हूं। फॉर एनी assessment year in respect of total income of any person income tax is payable for any assessment year in respect of total income of any person. बराबर? So income tax is payable at the rate given in Annual Finance Act. Income tax is payable at the rate given in Annual Finance Act for any assessment year in respect of total income of any person in previous year. Any person के आगे एक और वर्ड जोड़िए, in previous year. चलो कम ऑन, मेरे साथ सभी लोग वापस एक बार रिपीट करेंगे। सेक्शन 4, जहां बैठे हो, घर पे बैठे हो, किधर भी बैठे हो, आप ये लेक्चर देख रहे हो, जोर से आप मेरे साथ बोलेंगे, इनकम टैक्स इज पेएबल। बोलो बोलो, शांत क्यों बैठे हो? कई लोग तो शांत बैठे, अबे बोलो, इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर, income tax is payable at the rate given in Annual Finance Act, at the rate given in Annual Finance Act for any assessment year in respect of total income of any person in previous year. In respect of total income of any person in previous year. चलिए वापस से एक बार मेरे साथ सभी लोग इस मंत्र को वापस से रिपीट कर लें। इनकम टैक्स इज पेएबल एट द रेट गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। बराबर? चलो आओ अब एक एक वर्ड को तोड़ते हैं। आज का और कल का पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन पे जाएगा। सर इतनी सी डेफिनेशन, इससे बड़ी डेफिनेशन तो सर हमने फाउंडेशन में पढ़ ली सर। बिल्कुल बराबर है, ये डेफिनेशन याद भी रखना है, ये डेफिनेशन याद भी रखना है। और अभी आपको ये डेफिनेशन इतनी छोटी लग रही है, जब कंप्लीट हो जाएगी तब पूछूंगा क्या सच में इतनी छोटी थी। सबसे पहला वर्ड वहां पे लिखा है इनकम टैक्स। क्या ये दोनों वर्ड का खोल खाल करके रख दिया हमने? इनकम मतलब क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, लीगल, इलीगल, रेगुलर, इरेगुलर, सारी चीज पता है अब इनकम के बारे में। टैक्स, टैक्स में क्या आता है, कब आता है, अमेंडमेंट कब आते हैं, टैक्स के साथ साथ एक्ट, रूल, शेड्यूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर सब पढ़ना पड़ेगा। कुछ याद है?
सो इनकम टैक्स इज पेएबल, हमें इनकम टैक्स पे करना है, पेएबल हमारे इस तरफ से पेएबल है एट द रेट गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, उस रेट से जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिए हुए हैं, उस रेट से जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे मन का पहला सवाल, ये रेट गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है, ये हमारा पहला सवाल, क्योंकि ये तो क्लियर कर दिया हमने, ये हमने क्लियर कर दिया इनकम टैक्स, ये समझना है। फॉर एनी असेसमेंट ईयर, आए हाय दर्द है, असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है, ये दूसरा सवाल, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम पढ़या पढ़या ऐसा लग गया भाई साहब ने, टोटल इनकम एवरीबॉडी, चलो हर बच्चा जल्दी से कमेंट करेगा व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम। अब शायद आपको समझे मैंने पहले टोटल इनकम क्यों पढ़ा है और फिर बाद में यहां क्यों लाया। दिस इज द पावर ऑफ लिंकिंग मेरे भाई। व्हाट इज टोटल इनकम, जल्दी से कमेंट करके बताओ। टोटल इनकम क्या होता है बेटा, टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करेंगे टोटल इनकम मिल जाएगा, बोलो हाँ, यस, पक्की बात हो गई। सो इनकम टैक्स हम पे करेंगे उस रेट पे जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखा होगा, फॉर एनी असेसमेंट ईयर, किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम, उसके टोटल इनकम पे हम पे करेंगे, ऑफ एनी पर्सन, किस पर्सन को पे करना है ये सवाल है हमारे मन में, इन प्रीवियस ईयर, आए हाय हाय। तो जब मैं इस डेफिनेशन को पढ़ा मेरे अंदर से और जोर से चार सवाल निकल के आए कि विजय मुझे बता क्या है रेट एनुअल फाइनेंस एक्ट के, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, कई सवाल मन में। मैंने कहा ब्रो जस्ट चिल, मैं यहां बैठा हूं अभी, तो जस्ट चिल, एक एक वर्ड को क्लियर करेंगे, तार तार बाहर निकालेंगे, मजा आना चाहिए। इधर आ, चल इधर आ, हाँ वापस से पढ़ मेरे साथ, अरे चौथी बार पढ़ रहा है, चल पढ़ इधर इधर, हाँ चल पढ़। इनकम टैक्स इज पेएबल, बोल क्या, इनकम टैक्स इज पेएबल एट द रेट गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, एट द रेट गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। हो गया, मतलब भी समझाओगे, ये पर्सन कौन है, किसको देना है टैक्स, कोई भी पर्सन दे देगा, पर्सन वर्सन कुछ होता है नहीं होता है, ऐसा कुछ भी दे देगा, कोई भी दे देगा। ब्रो जस्ट चिल, मैं यहां बैठा हूं अभी, अब एक एक वर्ड तोड़ेंगे अपन इसमें से। अच्छा जी, सो अब तक हमें पढ़ा क्या क्या है, हमने इनकम पढ़ा, हमने टैक्स पढ़ा, टोटल इनकम पढ़ा, पढ़ी तो इसमें से तीन चीजें हैं, पर और भी चीजें निकलनी है। तो आप और मैं चलते हैं एक नए चीज की ओर। सबसे पहले समझते हैं आखिर टैक्स देना किसको होता है, पर्सन मतलब कौन, क्या कोई भी टैक्स दे सकता है, क्या कोई भी टैक्स दे सकता है, पर्सन का डेफिनेशन हमें सबसे पहले समझना होगा। यस, पर्सन का डेफिनेशन समझना होगा। आइए साहब, पर्सन, तो मैं इनकम टैक्स के पास गया, मैंने इनकम टैक्स से पूछा, हे इनकम टैक्स मुझे बता क्या तुझे पर्सन मतलब पता है। इनकम टैक्स ने कहा ब्रो जस्ट चिल, आई नो, मैं तुझे बताऊंगा पर्सन मतलब क्या होता है। हाँ तो बता जल्दी, पर्सन कहां लिखा है तूने। उसने कहा बेटा मैंने पर्सन को लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर में। कहां लिखा है 231। ब्रो इधर आना जरा, सबसे पहले एक पढ़ा, 1 से 4 गए और 4 से आए 2 पे, बात समझ रहे हो। अब हम डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे। जब भी कोई एक्ट उठाते हो ना आप, तो उसका सेक्शन 1 हमेशा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट होता है और सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन होता है। आप अपना पूरा फाउंडेशन देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारी डेफिनेशन, सेल ऑफ गुड एक्ट की सारी डेफिनेशन, पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन सब आपको सेक्शन 2 के अंदर में मिली, क्योंकि सेक्शन 2 भारत में बने हुए मैक्सिमम लॉ में सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन का ही काम करता है। यस, तो हम गए सेक्शन 231 पर्सन की डेफिनेशन को समझने के लिए। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है थ्योरी में भी, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है थ्योरी में भी। चलिए, पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है पढ़ते हैं। सर पर्सन मतलब कौन,
और ये डेफिनेशन हमारे लिए रिलेवेंट क्यों बन जाती है, ये डेफिनेशन हमारे लिए रिलेवेंट क्यों बन जाती है? पहली बात तो इसको थ्योरी में पूछा जाता है, ये इसलिए भी रिलेवेंट है। दूसरी बात ये है कि इसे मैक्सिमम तौर पे थ्योरी में कवर किया जाता है, मैक्सिमम तौर पे थ्योरी में इसको कवर किया जाता है। चलो जी, सो एक एक डेफिनेशन को ध्यान देते हैं। पर्सन, पहला पर्सन कौन? इंडिविजुअल। जैसे जैसे लिखाते जा रहा हूं लिखते जाना। इंडिविजुअल। सर क्या मेल पर्सन है? क्या मेल पर्सन है? तो यहां पे कुछ बच्चों ने ऑलरेडी जवाब लिखे, ठीक है सर। क्या मेल पर्सन है? क्या फीमेल पर्सन है? हाँ सर, मेल कवर है सर, फीमेल कवर है सर। मेल कवर्ड, फीमेल कवर्ड, बाकी सब कवर्ड है। जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज कर दिया और हम इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को सलाम करते हैं कि उन्हें भी अपने अधिकार दिए गए। नाउ अब मेरा एक सवाल है, मेल कवर्ड है, फीमेल कवर्ड है, क्या बाकी सब भी कवर्ड है? सो आप मुझे बताइए, क्या थर्ड जेंडर जो अपनी इनकम कमा रहे होंगे, इनकम वो कैसे कमा रहे हैं इस पे हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। जो वो इनकम कमा रहे होंगे, क्या उस इनकम के ऊपर टैक्स देना होता होगा? क्या वो देते हैं या नहीं देते, इस पे बात नहीं कर रहे हैं। क्या देना होगा, इस पे बात कर रहे हैं। सो इज मेल कवर? यस। इज फीमेल कवर? यस। क्या ट्रांसजेंडर एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी भी कवर है? बिल्कुल कवर्ड है। वो सुप्रीम कोर्ट के पहले से भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले से भी इनकम टैक्स उन्हें रिकॉग्नाइज करता था, क्योंकि उनकी इनकम पे भी टैक्स लगता था, उनकी इनकम पे भी टैक्स लगता था। कितने लोगों के लिए नई बात पता चली? कितने लोगों को ये नई बात पता चली? डन। एक और सवाल, माइनर से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है क्या? माइनर से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है क्या? सब कहते हैं मुझको नहीं सर, माइनर से नहीं। मतलब इमेजिन कीजिए ऐसा कुछ सिचुएशन, एओ किसी माइनर के पास गया, हाँ भाई रिची रिच, वो रिची रिच देखा तुमने, क्या आता था यार, मतलब आप लोगों ने देखा नहीं देखा आई डोंट नो। रिची रिच कार्टून भाई मेरा फेवरेट था। मतलब टॉम एंड जेरी के अलावा रिची रिच एक ऐसी चीज थी जो मतलब दिल के करीब थी। मतलब वो लगता था कि हाँ ये चीज है जो अपने को देखना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज, तो एओ अपने रिची रिच के पास चले गए, बेटा रिची चलो लाओ, इतना पैसा कमाया, लाओ टैक्स निकालो, लाओ 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 जल्दी से टैक्स निकालो। रिची रिच, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। ऐसे कैसे? मैं नहीं दूंगा, मेरा है। हाँ बेटा रिची, पर तुम समझ नहीं रहे हो, ये भारत का कानून है, तुमने पैसा कमाया है, तुम्हें देना पड़ेगा, लाओ चलो लाओ इसमें से। हम पूरा नहीं मांग रहे, थोड़ा सा ही मांग रहे, थोड़ा सा दे देना बेटा, ऐसे प्लीज। नो, पापा को नाम बताऊंगा, मैं नहीं दूंगा टैक्स। सवाल उठता है, क्या माइनर का पैन कार्ड निकल सकता है और क्या माइनर को टैक्स देना होता है? सब यहां कह रहे हैं नहीं सर नहीं, माइनर को नहीं देना है। क्यों भाई, माइनर क्या क्या प्रॉब्लम है भाई माइनर से टैक्स लेने में? इनकम तो माइनर भी कमा रहा है, क्या माइनर को टैक्स देना होता है? आपने तो सही सीधे में मना कर दिया। And the answer is, in certain situation, minor is also liable to tax. Yes, जनरली इनकम टैक्स में जब माइनर की इनकम आती है, वो उसके पेरेंट्स के साथ क्या कर दी जाती है? मर्ज कर दी जाती है। क्लबिंग, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, वो इसी को कहते हैं। वन ऑफ द क्लबिंग सेक्शन इज दिस ओनली, कि अगर माइनर को कोई इनकम जनरेट हुई तो माइनर उसके ऊपर टैक्स नहीं भरता, वो इनकम उसके पेरेंट्स के इनकम में मिला दी जाती है, वो इनकम उसके पेरेंट्स के इनकम में मिला दी जाती है और पेरेंट को उसके ऊपर टैक्स देना होता है। हालांकि हर माइनर की इनकम क्लब नहीं होती,
कुछ माइनर की इनकम पे टैक्स खुद माइनर को ही देना होता है। सो इनफैक्ट इनकम टैक्स ने माइनर्स को भी नहीं छोड़ा है। कुल मिला के बात इतनी है। सो मेल, फीमेल, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, माइनर सब कवर हो गए इंडिविजुअल के अंदर में। So every individual is a person for the purpose of income tax, and if he generates the income, he will be liable to income tax. He will be liable to income tax. Are you getting it? चलिए, individual means a natural person, covers male, female, थर्ड जेंडर, माइनर, सीनियर सिटीजन एटसेट्रा सब कवर हो गए। सो इंडिविजुअल इज इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर सब कवर हो गए, सब पर्सन की डेफिनेशन में आ गए। डन। अब आते हैं दूसरा, HUF। एनीबडी, ये HUF क्या होता है? एनीबडी, HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यार पता नहीं क्यों बट मेरे को पता ही नहीं है HUF क्या होता है। प्लीज क्या आप मुझे बताओगे HUF क्या होता है? मुझे आइडिया नहीं है HUF क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या होता है HUF? इंडिया में ही होता है, क्या होता है HUF? हाँ, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, मैंने जब HUF पूछा तो बच्चे यहां पे उसका फुल फॉर्म लिखने लग गए। मैं जानता हूं आप बड़े समझदार हैं मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे होने वाले बच्चों के चाचा। पॉइंट ये है, मुझे फुल फॉर्म नहीं चाहिए, उसका कंसेप्ट चाहिए। हाँ, एक बच्चे यश ने कहा कि सर देखो कोई कर्ता होता है, फिर कुछ को पार्टनर होते हैं। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछते जाता हूं, आपके कुछ गलत नॉलेज को सही किया जाए। कैन वुमेन भी करता? कैन वुमेन भी करता? कैन वुमेन भी करता? बोले जल्दी से। वाह, माशाल्लाह, एक नंबर। सभी ने कहा यस सर वुमेन कैन भी करता। बहुत प्राउड ऑफ यू बेटा, ये सही जवाब है। अच्छा, क्या जरूरी है घर का जो सीनियर सिटीजन रहेगा वही कर्ता बने? क्या जरूरी है कि घर के जो सबसे सीनियर सिटीजन रहेंगे वही कर्ता बने? हाँ, उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है कि घर के सबसे सीनियर पर्सन ही कर्ता बने, बट कुछ लोग ये भी कह रहे हैं नहीं सर इनका होना जरूरी है, उनका होना जरूरी है, वो है तो ही कर्ता बन सकते हैं, नहीं तो कोई छोटा व्यक्ति कर्ता नहीं बन सकता। इस सवाल पे से मैं जल्दी से पर्दा हटा देता हूं, कोई भी व्यक्ति कर्ता बन सकता है। हालांकि हिंदुस्तान में कल्चर ऐसा रहा है कि हमारे घर के जो सबसे सीनियर मेंबर है वही घर के सारे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कर्ता कोई छोटा एज वाला भी बन सकता है। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, जब मैं मेरे प्रैक्टिस में बैठा। सर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस में भी है? हाँ जी सर, आई एम इनटू प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट 9 years मैं प्रैक्टिस में हूँ, एंड आई हैव 3 ऑफिसेस, 1 इन पुणे, 1 इन नागपुर, 1 इन जामनगर, हमारे 3 ऑफिसेस भी है, राइट। बाकी की डिटेल्स मुझे बताना जरूरी नहीं लगता, मैं यहाँ बता भी नहीं सकता बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ जब हमने प्रैक्टिकली देखा तब हमें ये चीज समझ में आई। अब सिचुएशन समझिए, घर के जो सबसे सीनियर पर्सन है वो 82 ईयर्स के हो गए एंड नाउ दे आर बेड रिडन। आपको लगता है वो घर के और बिजनेस के डिसीजन ले पाएंगे? नहीं। तो ऐसे केस में कर्ता जो होता है उनका बेटा या पोता जो बिजनेस को संभाल रहा है उससे लगाया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो घर का सबसे सीनियर मेंबर हो वो हो। हालांकि हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा रहा है कि हमारे घर में जो बड़े हैं वही डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब HUF की बात आती है, स्पेशली टैक्सेस की बात आती है, तो कर्ता कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं द मोस्ट सीनियर मेंबर ही हो। अच्छा, आपको तो पता ही है HUF अगर है तो एक बिजनेस होना जरूरी है। बोला हाँ,
एक बिजनेस होना जरूरी है, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। सो क्या ये एंसेस्ट्रल बिजनेस होना चाहिए? एक सवाल है भैया यूं ही मन में, मतलब एंसेस्ट्रल बिजनेस होना जरूरी है, एंसेस्ट्रल एचयूएफ होना जरूरी है। आज अगर विजय एचयूएफ बनाना चाहे तो क्या वो बना सकता है क्या? आज अगर विजय एचयूएफ बनाना चाहे तो क्या विजय बना सकता है क्या? विजय एचयूएफ नहीं बना सकता सर, उसका सीनियर होना चाहिए, एक बिजनेस आना चाहिए। हमने वो एक लाइन पढ़ी है, अ पर्सन विल गेट एडमिशन बाय बर्थ, तो उसका एचयूएफ होना जरूरी है। सबसे पहले इस गलत नॉलेज को क्लियर कीजिए, ये गलत बताया गया है आपको। क्या विजय एचयूएफ स्टार्ट कर सकता है? आइए मैं आपको समझाता हूं हाउ टू स्टार्ट अ एचयूएफ। ये एचयूएफ चालू कैसे होता है, इधर देखिएगा। एक एचयूएफ स्टार्ट चालू कैसे होता है? आपके पास सही नॉलेज होना जरूरी है। जब आप मेरे साथ पेपर 7 सीए फाइनल में आएंगे डायरेक्ट टैक्स में, आपको एक पूरा चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ करके, तब आपको और डीप में समझाऊंगा इसी टॉपिक को। हाउ टू स्टार्ट एचयूएफ। एक एचयूएफ स्टार्ट कैसे होता है बेटा? एक एचयूएफ स्टार्ट होता है 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस से। सर कैडी बातें कर रहे हो तुसी, 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस एटा क्या मीनिंग हुआ? 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस का मतलब होता है शादी, 7 फेरे। द मोमेंट आपके 7 फेरे हुए, दैट इज आपकी शादी हुई, आपका एचयूएफ स्टार्ट हो गया। एचयूएफ के लिए किसी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। किसी एक्ट में कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती आपको एचयूएफ को। द मोमेंट आपकी शादी हुई, आपका एचयूएफ स्टार्ट हो गया। यानी क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज जरूरी है आपकी मैरिज। 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस, वो अपन आग के बाजू में 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस कहते हैं, शादी के टाइम पे 7 फेरे, 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस। फिर आपके पास होना चाहिए जॉइंट। सर जॉइंट? ओ शम्मी कपूर, जॉइंट नहीं, जॉइंट बैंक अकाउंट। आपके पास क्या होना चाहिए? जॉइंट बैंक अकाउंट। पति पत्नी के नाम से, एचयूएफ के नाम से एक जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका। और साथ साथ में जब ये 2 चीजें हो जाए तो आपको पान, आई मीन पैन लेना होगा। तो बस 3 चीजें कर लीजिए, आपके पास एचयूएफ स्टार्ट हो गया। कोई एंसेस्ट्रल एचयूएफ होने की जरूरत नहीं है, कोई एंसेस्ट्रल एचयूएफ होने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट आपके 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस हुए, दैट इज शादी हुई, आपका जॉइंट बैंक अकाउंट हो गया, आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपका पैन कार्ड आ गया, आपका एचयूएफ एग्जिस्टेंस में आ गया, काम खत्म। यस, आपका काम खत्म, गेम ओवर, डन। तो सर कुछ सवाल, क्या एचयूएफ के नाम से पेन मिलता है? आंसर इज यस। एचयूएफ के नाम से पेन मिलता है? आंसर इज यस। सर तो फिर कितने रिटर्न भरने पड़ेंगे? मेरा रिटर्न एज एन इंडिविजुअल अलग जाएगा, मेरी धर्म वाली पत्नी का रिटर्न इंडिविजुअल बोल के अलग जाएगा, और तीसरा रिटर्न एचयूएफ का जाएगा जो अलग जाएगा, क्योंकि एचयूएफ एक सेपरेट पर्सन माना गया है इनकम टैक्स में, तो इंडिविजुअल से वो अलग है। आई यू गेटिंग इट? इंडिविजुअल से वो अलग है। अच्छा जी सर। सर अब कोई नालायक मुझसे पूछेगा, सर मेरी 2 शादी हुई तो, किसी नालायक के मन में यह सवाल जरूर आया होगा, सर मेरी 2 शादी हुई तो। बेटा पहली बात हम बात कर रहे हैं हिंदू लॉ की, जिसमें यह अलाउड नहीं है। मतलब पहली वाली को आपको डिवोर्स देना पड़ेगा और दूसरी वाली से आपको शादी करनी पड़ेगी। अपन हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं, पहली बात तो समझ लीजिए। दूसरी बात, द मोमेंट आपने पहले वाले को ड्राई वॉश कर दिया, वो वाला एचयूएफ खत्म हो जाता है, आप नया एचयूएफ बिल्कुल बना सकते हो, आप नया एचयूएफ बिल्कुल बना सकते हो। क्लियर है? अच्छा जी सर। सर तो हमें क्या 2 बार इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर मेरा रिटर्न अलग जा रहा है और एचयूएफ का अलग जा रहा है? नहीं बेटा, दोनों में आप इनकम सेम थोड़ी शो करोगे। कोई एक पर्टिकुलर इनकम या तो मेरे अंदर डालोगे या तो एचयूएफ के अंदर में डालोगे, तो उस पर टैक्स ही एक बार लगेगा, 2 बार कैसे लगेगा? या तो आप उसे मेरी इनकम में रिकॉर्ड करोगे या तो एचयूएफ की इनकम में रिकॉर्ड करोगे। अच्छा सर मेरे को एक बात बताइए, एचयूएफ में के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, बात सही है? सो मैरिज कीजिए, ज्वाइंट बैंक अकाउंट कीजिए, पैन कार्ड कीजिए, बस आपका एचयूएफ स्टार्ट हो गया। अच्छा सर
टाइप्स ऑफ एचयूएफ बताइए, टाइप्स ऑफ एचयूएफ बताइए। देर आर टू टाइप्स ऑफ एचयूएफ, एक है दया भागा, जेठालाल की बीवी दया भागा, और दूसरा है मिताक्षरा। दया भागा इज एप्लीकेबल टू वेस्ट बंगाल, एप्लीकेबल टू whole of India except West Bengal. Both are covered in income tax. Both are covered in income tax. If it is done, चलो। सो अब दया भागा और मिताक्षरा में, दोनों में राइट्स को लेकर के डिफरेंस है। चाहे आप इनकम टैक्स में दया भागा के थ्रू आ रहे हो या इधर के थ्रू आ रहे हो, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। हिंदू में कौन कौन इंक्लूड होता है? हिंदू इंक्लूड जैन एंड सिख। सो जैन कम्युनिटी एंड सिख कम्युनिटी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज हिंदू। अब आपकी एक बहुत बड़ा गलत अंडरस्टैंडिंग को मैं क्लियर करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा था अ पर्सन विल गेट एडमिशन बाय बर्थ, और इसीलिए हम सोचते थे कि एचयूएफ का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, नया एचयूएफ क्रिएट नहीं हो सकता। कतई जहर गलत लॉ पढ़ाया गया है हमें 11वीं 12वीं में, आपको ही नहीं मेरे को भी पढ़ाया गया है। तो कतई जहर गलत लॉ पढ़ाया गया है मेरे को। सर क्यों? सर क्यों? उन्होंने कहा अ पर्सन विल गेट एडमिशन बाय बर्थ। एडमिशन तो तब होगा ना जब कुछ एग्जिस्ट करेगा। तो क्या एंसिस्टर्स या बच्चा होना जरूरी है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। अ कपल इवन विदाउट अ किड कैन ऑल्सो हैव एन एचयूएफ। हमें क्या बताया गया था? बच्चे होने चाहिए, एक कर्ता होना चाहिए, को पार्टनर होने चाहिए। याद आ रहा है आपको आपका 11वीं 12वीं के वो कौले कौले दिन, जब आपको ये पहली बार एचयूएफ का कंसेप्ट बताया गया था और आपको बताया था पर्सन विल गेट एडमिशन बाय बर्थ। अबे लॉजिक लगा, दिमाग लगा। एडमिशन तो तब होगा ना जब कुछ एग्जिस्ट करेगा। और बेटा अब पर्सन विल गेट एडमिशन बाय बर्थ, एक बच्चे को एडमिशन एचयूएफ में तब मिलेगा जब से वो पैदा हुआ है, जब से वो पैदा हुआ है। लेकिन उसके पहले क्या होना जरूरी है? शादी। उसके पहले क्या होना जरूरी है? शादी। सो एचयूएफ कैसे स्टार्ट होता है? अ पर्सन विल गेट एडमिशन बाय बर्थ। पढ़ाने वाले ने गलत समझाया है। मैरिज होते ही आपका एचयूएफ स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा होगा ही विल ऑटोमेटिकली टेक एडमिशन, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। आया ध्यान में कि दुकान में? अरे आया ध्यान में कि दुकान में? अच्छा जी, मैं क्या कहता हूं, क्या कोपार्टनर और मेंबर एक ही चीज होते हैं एचयूएफ में? क्या कोपार्टनर और मेंबर एक ही चीज होते हैं एचयूएफ में? क्या कोपार्टनर और क्या कोपार्टनर और मेंबर एक ही चीज होती है एचयूएफ में? मैं तो कहता हूं हां। आपका क्या ओपिनियन है मंत्री जी? नहीं, दे आर डिफरेंट। चलो आप बहुत बढ़िया समझदार व्यक्ति लगते हो, आप कहते हो नहीं सर ये डिफरेंट है। तो मुझे डिफरेंस समझाइए कोपार्टनर और मेंबर के बीच का। जब मैं कहता हूं कोपार्टनर और एचयूएफ और जब मैं कहता हूं मेंबर ऑफ एचयूएफ, तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है फिर?
भाई मेरे हिसाब से तो सेम है, तुम इसको अलग बोल रहे हो, ये अलग विषय है, पर मेरे हिसाब से तो ये सेम है। को पार्टनर एंड मेंबर आर सेम थिंग। अच्छा, तो रोनित ने यहां पे जवाब दिया है, मेरा भाई रोनित जवाब दे रहा है, सर को पार्टनर नेक्स्ट जनरेशन है एंड मेंबर्स नीड नॉट टू बी नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा ठीक है, कर्ता भी मेंबर होता है, ये तो फैक्ट है। सर सेम होते हैं, को पार्टनर मेंबर ही तो होते हैं। सर सेम ही होते हैं। अच्छा, मेंबर रजिस्टर्ड एचयूएफ में होते हैं। ओ भाई साहब, ये है इंटरप्रिटेशन, ये है इंटरप्रिटेशन। सर रजिस्टर्ड एचयूएफ में होते हैं। नालायक लड़के राहुल, अब भी मैंने तेरे से कहा कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं होती, तो फिर कहां से रजिस्टर्ड एचयूएफ में होगा? चलिए मैं आपको बताता हूं, को पार्टनर और मेंबर समझना चाहोगे? और अगर समझ में आ जाए तो भाई फुल रिस्पेक्ट चाहिए अपने को। इधर देखो, ये मेरे पा, ये मेरे मां, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर अपना एक परिवार बनाया। अब सपोज कर लेते हैं हम हरिचंदू परिवार, एचयूएफ का नाम रख दिया। मेरे पापा का नाम हरि है, मेरे मम्मी का नाम चंद्रकांता है, तो हरिचंदू परिवार एचयूएफ रख दिया हमने। इनकी मेहनत और भगवान की दुआ से इन्हें 3 बच्चे हुए। इनकी मेहनत और भगवान की दुआ से इन्हें 3 बच्चे हुए। एक का नाम था विनय, एक का नाम था विवेक, और फिर इस धरती पे उस आदमी ने जन्म लिया जिसने ये भरोसा किया कि आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे, जिसने सोचा कि मैं मेरे बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा, जिसके लेक्चर का आपको इंतजार रहता है। फिर वो इस धरती पे आया, विजय, बराबर। और बेटा ड्राइंग में किसी ने, मैं बता रहा हूं, मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत मेम्स बन चुके हैं, करीब 600 मेम है, मेरे इंस्टा पे जाकर के देख लो। ऐसे मेम्स अगर किसी ने बनाए, बेटा मैं पहले बता रहा हूं, तुम अच्छे बच्चे हो, इसके पहले के बैच जैसे नालायक बनना मत, ठीक है। सो मेरे पा, मेरे मां, हरिचंदू परिवार बना। इनके मेहनत और भगवान की दया से 3 बच्चे हुए। एक का नाम था विनय, एक का नाम था विवेक, एक का नाम था विजय, बराबर है। सो अब ये लोग कौन हो गए? ये लोग हो गए को पार्टनर। ये लोग कौन हो गए बेटा? इन्हें हम कहेंगे को पार्टनर, एक परिवार का हिस्सा। इसके बाद बचपन बीता, जवानी आई, विनय की शादी हुई। विनय की शादी हुई प्रियंका से। विवेक ने कर ली लव मैरिज शीतल से, और विजय ने कर ली लव मैरिज प्रियंका की सिस्टर पल्लवी से, बराबर, प्रियंका की सिस्टर पल्लवी से। अब बात समझिए, ये और ये पराये घर की बच्ची थी, अब हमारे घर का धन है, पर ये को पार्टनर नहीं है मेरे बच्चे, ये मेंबर्स है। ये को पार्टनर नहीं है बच्चे, ये मेंबर है। आया धन में कि दुकान में? ओ सर, अब समझ में आया। मेरे मम्मी पापा ने एचयूएफ चालू किया, 3 उनको बच्चे हुए। जो बच्चे हैं ये कौन हुआ? को पार्टनर हुए, फुल रिस्पेक्ट। और इनकी जो वाइफ हुई, ये कहीं पराया धन थी किसी के घर का, जो हमारे घर की लक्ष्मियां हैं, ये हमारे घर में मेंबर का खिताब लेती है, ये को पार्टनर का नहीं लेती। आया? अब यहां बच्चे पूरे कंसेप्ट को छोड़ करके नालायक मेरे से ये पूछ रहे हैं क्या सच में पल्लवी मैम उनकी बहन है क्या? हाँ, तुम्हें पता चल जाएगा लेक्चर में, डोंट वरी। यस, तो जो एक फैमिली में बॉर्न हुए हैं, ये कौन हुए? ये कौन हुए? को पार्टनर। जो बाहर से आके हमारे परिवार को कंप्लीट कर रहे हैं, ये कौन हुए? मेंबर। अब आप ये पूछेंगे कि सर दोनों में फर्क क्या है? आई मीन क्या राइट वाइज कोई फर्क है क्या? क्यों हमने इनको अलग अलग नाम दिए? जब आज ये हमारे घर का एक अभिन्न हिस्सा है, तो हमने क्यों इनको अलग अलग नाम दिए?
यस और नो भाई साहब? वो इसलिए क्योंकि मिताक्षरा लॉ के हिसाब से को पार्टनर कैन डिमांड पार्टीशन। को पार्टनर कैन डिमांड पार्टीशन, ही कैन डिमांड पार्टीशन, मेंबर्स कांट डिमांड। अब समझा इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम भारत से आते हैं, हमारे भारत का कल्चर समझो मेरे भाई, हमारे भारत का कल्चर यह है कि परिवारों के अंदर में मैक्सिमम केस में बिजनेस में जो होते थे ये बॉयज एंगेज होते थे, बहुएं एंगेज नहीं होती थी। ये बात बिल्कुल सही है, जमाना बदल रहा है और आज वो एंगेज है, बट स्टिल हम हिंदू लॉ के हिसाब से चलते हैं। तो हिंदू लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो पार्टीशन कौन डिमांड कर सकता है? को पार्टनर डिमांड कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में मेरे पापा रीड करते हैं, दुर्गा सप्तशती, उसमें कहा जाता है पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता। जिसका मतलब यह हो सकता है कि बच्चा नालायक हो सकता है, बच्चा पार्टीशन डिमांड कर ले, माँ बाप पार्टीशन नहीं करते, बच्चा पार्टीशन डिमांड कर ले, पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता। तो भैया बच्चा पार्टीशन डिमांड कर सकता है, उसके पास अधिकार है, ही इज अ को पार्टनर। बहुएं पार्टीशन डिमांड नहीं करती क्योंकि लड़कियां कभी अलग करने का काम नहीं करती, लड़कियां जोड़ने का काम करती है, ये हम सब जानते हैं। तोड़ने का काम उनका सिर्फ एक है, दिल। बाकी परिवारों को तो लड़कियां जोड़ ही देती है। यस, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, मेजर डिफरेंस वाला पॉइंट बिटवीन द को पार्टनर एंड द मेंबर, कि को पार्टनर पार्टीशन डिमांड कर सकता है, मेंबर्स पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं डेप्थनेस। पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सो पर्सन की डेफिनेशन में पहले कौन आया? इंडिविजुअल इज अ पर्सन, एचयूएफ इज अ पर्सन। एचयूएफ में कितने रिटर्न भरने पड़ेंगे? सपोज मैं हूं, पल्लवी है, स्वास्तिक है और एचयूएफ है, तो कितने रिटर्न भरेंगे? सपोज स्वास्तिक की अगर इनकम नहीं आ रही तो विजय का एक रिटर्न जाएगा, पल्लवी का एक रिटर्न जाएगा, एचयूएफ का एक रिटर्न जाएगा, बिकॉज एचयूएफ इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पर्सन ऑल टुगेदर। क्लियर प्रभु? आ जाओ बच्चे। एचयूएफ के बाद तीसरा आता है फर्म। फर्म दो बातें, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 44 एडी। ये लाइन को लिखिए, हाईलाइट कर दीजिए, समझ नहीं आएगा, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये आपके समझ नहीं आएगा, पूछिएगा भी मत। सर बट कभी तो समझेगा। अभी नहीं समझेगा, जब हम पीजीपीपी में रहेंगे तब समझेगा, तब यहां वापस लाऊंगा। हमने दो चीजें पढ़ी है, फर्म और एक और फर्म के जैसा ही कुछ कंसेप्ट है एलएलपी। तो अब मैं मेरे सारे बच्चों से पूछना चाहूंगा, भैया हमें समझाएं, भैया हमें समझाएं कि ये फर्म और एलएलपी में फर्क क्या है। फर्म और एलएलपी में फर्क क्या है? तो यहां पे कुछ जवाब आ रहे हैं हमारे पास। फर्म में लाइबिलिटी जो होती है ये अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल सही। राहुल बेटा आगे आएगा क्लबिंग में कैसे क्लब होती है। एलएलपी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बिल्कुल सही। फर्म में एटलीस्ट दो पार्टनर चाहिए, पार्टनरशिप हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी वेयर एज एलएलपी हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, बिल्कुल सही। लाइबिलिटीज वाइज इसके अंदर में फर्क होता है, बिल्कुल सही। चलिए आइए मैं फर्क समझाता हूं, कुछ फर्क जो आप नहीं बता पा रहे हैं। ये रजिस्टर होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, ये रजिस्टर होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, वेराज ये रजिस्टर होता है एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पे जो लाइबिलिटी होती है ये कैसी होती है? अनलिमिटेड। यहां पे जो लाइबिलिटी होती है ये कैसी होती है? लिमिटेड। बराबर, सबने यही बात कही, सबने ये बात कही।
चलो मैं आज तुम्हारा पूरा दिमाग घुमा के दिखाता हूं, मैं आज तुम्हारा पूरा दिमाग घुमा के दिखाता हूं। चैलेंज, चैलेंज। ये तुमने लिखा या मैंने भी लिख दिया, इसमें किसी को कोई चेंज है? ये 2 पॉइंट पे डिस्कशन होंगे हमारे, ये 2 पॉइंट एकदम बराबर है। जल्दी से सब लोग लिखो हां, जो ये 2 पॉइंट को अग्री कर रहे हैं जल्दी से लिख दो हां, जो इन 2 पॉइंट को अग्री कर रहे हैं जल्दी से हां लिख दो। एवरीवन बराबर? अरे भाई बाकी सब किधर गए? चलो सबने हां लिख दी, ठीक है। अब पलटने नहीं दूंगा मैं किसी को, ठीक है। अब मैं पलटने नहीं दूंगा किसी को, पहले ही बता रहा हूं। चलिए, मैंने एक एलएलपी एक्ट बनाया, ध्यान से सुनना। मैंने एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाया, एलएलपी एक्ट के तहत एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाया, और एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर में सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी, सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिख दी 50,000 50,000 50,000। सपोज कर लेते 3 पार्टनर, विशाल, दर्शन, विजय, ऐसे 3 पार्टनर की लाइबिलिटी हमने कर दी 50,000 50,000 50,000। अग्रीड? अब हमारा इनकम आया तीनों का मिला करके 90 करोड़। अब हमारा तीनों का इनकम मिला करके आया 90 करोड़ रुपीस। अब 90 करोड़ के इनकम के ऊपर टेंटेटिवली हम मान के चलते, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट फिगर है, यह आया 10 करोड़ रुपए, जिसके हिसाब से रादर 12 करोड़ रुपए। ये एक सिर्फ रफ फिगर है, जिसके हिसाब से 3 करोड़ की लाइबिलिटी, 3 करोड़ की लाइबिलिटी, 3 करोड़ की लाइबिलिटी, बराबर। अब यहां से गेम शुरू हुआ। इतने में सबसे पहले वो आई, बेटा वो कौन? एओ आई। तीनों खड़े थे, दर्शन, विशाल सर, विजय, तीनों खड़े थे। इतने में एओ आई। एओ आके बोलती है, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो एक्सक्यूज मी, विजय, दर्शन, विशाल, कौन है आप तीनों में से? हम तीनों पलटे। किसी ने भी बेटा इसका वीडियो निकाल के दर्शन सर, विजय, विशाल सर को भेजना, बहुत मानूंगा, बता रहा हूं मैं, मेरे को पता चल जाएगा किसने भेजा है। इतने में हम तीनों पलटे ऐसे। मैंने बोला, मैडम आप बताइए, मैं बात करता हूं, इन दोनों के बिहाफ पे मैं बात करने को रेडी हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में विशाल सर, एक मिनट, यहां बड़ा मैं हूं, मैं बात करूंगा। दर्शन सर, सर ये तो गलत है ना, कानून तो हम भी पढ़ाते हैं सर, ये तो गलत है ना सर, कानून तो हम भी पढ़ाते हैं। दैट एओ, इट्स ओके 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 ओके। अच्छा यहाँ पे 3 की जगह 4 है भाई, ठीक है, यहाँ पे 3 की जगह 4 है, मैंने शायद गलत लिखा, 4 4 4 करोड़। सुनाओ, इतने में, ए प्लीज प्लीज, इट्स नॉट अबाउट दैट, मुझे आप तीनों से कुछ काम है और बहुत अर्जेंट है। मैडम कैसी बातें कर रही हो, बोलो कहाँ चलूं, कहाँ? ए राजू गाड़ी निकाल, चल। हाँ बोलो कहाँ चलना है? अब भी 5 मिनट लगेगा, बुकिंग? अरे कहीं रेस्टोरेंट का रिजर्वेशन? अब बोलो, अब भी 5 मिनट में रिजर्वेशन मारता हूं। विशाल सर, चुप रे तू, चुप, कुछ बोल रही है वो, चुप। हाँ या प्लीज 1 मिनट। नाउ आप लोगों की तीनों की इनकम मिला करके 90 करोड़ रुपीज आ रही है। सो टेंटेटिवली रफली टैक्स आ रहा है 4 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़। सो ईच वन ऑफ यू शुड पे 4 करोड़। सो आई एम जस्ट हियर टू कलेक्ट द टैक्स, प्लीज गिव मी। विजय, सबसे पहले विजय। विशाल सर आपसे कुछ बात करना चाहती है। बहन कल रक्षाबंधन है, आना, पक्के में आना। विजय आउट। दर्शन सर, सर वो आप कुछ कह रहे थे, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर, आता हूं मैं। विशाल सर, साले दोनों लोग मेरे को छोड़ के चले गए, कितने बेकार लोग हैं। मैं टैक्स भरूं 12 करोड़ रुपए का। मैडम 1 मिनट, कितना कहा आपने? 4 करोड़ रुपए पे करना है। ओहो, ए इधर आ, दर्शन इधर आ, विजय इधर आ, इधर खड़े हो। तो 12 करोड़ मांग रही है। हाँ आई मीन आप लोग की तीनों की इनकम 90 करोड़ है, तो आपको 12 करोड़ ईच आपको देने पड़ेंगे ना।
मैडम आप ना बड़े क्यूट हो, मजाक नहीं करो, बाई गॉड, बाई गॉड आप बहुत क्यूट हो। आपको हमसे 12 करोड़ चाहिए तीनों से। मुझे ना एक परेश रावल का डायलॉग याद आ गया, मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप महिलाएं पर बोल देता हूं मैं। तेरा बाप छोड़ के क्या था कि तेरी मां। हेलो प्लीज, आप एक ऑफिसर से बात कर रहे हैं, आपको पता है मैं कौन हूं? नहीं ना? तो मैडम आप मेरी बात सुनो, 12 करोड़ रुपए टैक्स आज दें ना कल दें। देखिए मैं ऑफिसर हूं, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, मैं आपको बता दे रही हूं। आपने अगर टैक्स नहीं दिया तो मैं आपको बता दे रही हूं दर्जन दर। मैडम क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? ऐसी बातें मत करो मैडम, मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखिए थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते हैं। एलएलपी एक्ट के हिसाब से हमारी मैक्सिमम लाइबिलिटी 50,000 है, तो हम यहां कैसे टैक्स पे कर सकते हैं? बिकॉज आपने ही कहा है हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब हम 50,000 के ऊपर पे करने के लिए लाइबल ही नहीं है। नहीं, एक्सक्यूज मी, दैट इनकम टैक्स का एलएलपी से क्या लेन देन? मैडम आप समझे नहीं ना, एलएलपी एक्ट हमें बताता है हमारी लाइबिलिटी कितनी है, और वो है कहता है हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब हम 90 करोड़ भी कमा रहे हैं, अब हम तीनों मिलकर 90 करोड़ भी कमा रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी तो 50,000 से ऊपर जा ही नहीं सकती। उल्लू बनाया, कैसा मजा आया। 50,000 रुपए लेके जाना है विशाल सर, 50,000 कैश प्लीज मेरे भी देना। दर्शन सर मेरे एक काम हो, तीनों के दे दो सर 50,000 रुपए। मैडम 1.5 लाख लो, एलएलपी एक्ट जिंदाबाद। थैंक यू मैम। हेलो ये क्या, ये मैयत का चंदा है कि क्या है? ईच वन ऑफ यू इज लायबल फॉर 4 करोड़ रुपीज। अरे देवी जी आप समझी नहीं, हम तीनों ठहरे सीए, हमने एलएलपी एक्ट पहले ही पढ़ लिया था। अब एलएलपी एक्ट में हर बच्चा जाने, बच्चे से पूछ लो, जिसने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा उससे पूछ लो, हाँ बेटा बोल लाइबिलिटी कैसी रहती, लिमिटेड की अनलिमिटेड? पूछो पूछो, पूछ देख, पूछ पूछ उससे, बेटा बोल लाइबिलिटी लिमिटेड रहती कि अनलिमिटेड रहती, बोल। बोल मेरे बच्चे बता, इसको बता। अच्छा तुम्हें ये इमेजिनरी कैरेक्टर दिख रही है ब्यूटीफुल सी, खूबसूरत सी? देखो हर बच्चा जानता है, हर बच्चा समझता है लाइबिलिटी इज लिमिटेड। तो हम 50,000 के ऊपर तो लाइबल हुए ही नहीं, हमारी इनकम कुछ भी होने दो। आप लोग ना बेवकूफ बना रहे हो इनकम टैक्स को। मैडम क्या है ना, हम तीनों ठहरे सीए, तो हमने पहले ही समझ लिया था ये लूप होल है। अब आप बताइए बचे हुए पैसे की पार्टी करने आपको कहां चलना है? सर लाइबिलिटी रहती है, मैम बराबर बोल रही है। अरे क्यों, तुमने तो कहा लाइबिलिटी इज लिमिटेड, जो भी लाइबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, हमने लिख दिया एलएलपी एक्ट के अंदर में। कैसी बातें कर रहे हो रोनित, गलत बात कर रहे हो तुम। अब बताओ, और जिसका बेटा पहला दिन है ना मेरे लेक्चर का, कोई बात नहीं बेटा, तुम जीरो से देख तो देखो समझ में आ जाएगा ये क्या चल रहा है, ये कोर्ट रूम ड्रामा क्या कर रहा है। सर एलएलपी को पे करना ही पड़ेगा सर। अंडरस्टैंड, एलएलपी जो अंडरस्टैंडिंग समझिए, एलएलपी एक्ट में ये लिखा है, ध्यान से सुनिए, एलएलपी एक्ट में ये लिखा है कि भैया लाइबिलिटी इज लिमिटेड। ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अगर हम यहां पे भी वही वर्ड रख देते और इनकम टैक्स में कोई नया सेक्शन नहीं लेके आते इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए, तो लोग इस तरीके का लॉ का मजाक उड़ाते, ये लूप होल बन जाता लॉ के अंदर में, ये लॉ के अंदर में लूप होल बन जाता। इसीलिए इसीलिए एक सेक्शन लाया गया, सेक्शन 167B, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी is unlimited for income tax purpose. Further, it is
जॉइंट एंड सेवरल। अब बुझे कि बुझ ही गए? डन है जी? मजा आया? सभी बच्चों को मजा आया? सो आज जाना और अपने दोस्तों के भी भरपूर मजे लेना और बताना पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। मैं चाहता तो बड़े सिंपल तरीके से तुम्हें 167 भी लिख देता था, लेकिन वो मजा ही नहीं आएगा जब पढ़ते वक्त हंसी और मजाक ना हो। पढ़ते वक्त मजा होना जरूरी है, तभी तो मजे से पढ़ना होगा। डन प्रभु? सबको समझ में आया? यस, दैट्स इट। आज हम यहीं पे पढ़ेंगे, लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। डन? नाउ any student any kind of doubt, please ask. Whatever we have done today, please ask. Sir, respect Malik, full respect. सर कल क्लास होगी क्या? नहीं बेटा, कल रक्षाबंधन मनाइए। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आप रक्षाबंधन मनाइए, इसके बीच में आपकी क्लास नहीं आएगी, हम मंडे को लेंगे। सर आसाम आओ, आपके साथ चाय पियेंगे। मैं आसाम जरूर आऊंगा और आसाम की चाय जरूर पीऊंगा, वो भी आपके हाथ की मेरे भाई। सर आपको 4 करोड़ पे करना पड़ेगा, एओ मैम खुश। अरे एओ मैम को हम खुश करेंगे ना तीनों, काहे टेंशन ले रहे हो? हम पे करके खुश करेंगे। ओ भाई, हम पे करके खुश करेंगे, डोंट वरी। डन सर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बोलो बच्चों।